Hello बच्चों, welcome to other sir classes. So today I am coming back again for the second part of combustion and flame. Class 8 chapter we have started 2 days ago. I have uploaded a video. Now the second part of combustion flame. Till now we have studied about the combustion part. What is combustion? Combustion क्या होता है? Combustion के लिए what are the necessary conditions which are required for combustion? And also what are the different methods to stop combustion or to extinguish any fire? What are different methods? इतना हमने कर लिया है, पिछली वीडियो में हमने इतना कर लिया था. अब इसके बाद हम आगे का चैप्टर लेते हैं. नेक्स्ट जो है इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन. सो फर्स्ट टॉपिक टुडे इज टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन मींस कितने टाइप्स का कंबशन होता है. तो बेसिकली कंबशन जो है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, कितनी रैपिडली कोई चीज बर्न हो रही है और कितना अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और ए लार्जर टाइम, उसके बेसिस पे हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं कंबशन को. फर्स्ट इज द रैपिड कंबशन. Second is the spontaneous. And third is the explosion. तो तीन टाइप में डिवाइड करते हैं कंबशन को, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन किसको बोलते हैं? रैपिड कंबशन होता है कि व्हेन ए फ्यूल बर्न्स एट ए वेरी फास्ट स्पीड. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी गैस को बर्न करोगे, कोई भी गैस है, ओके, जैसे अपने घरों में हम एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, ओके, आजकल पीएनजी यूज की जाती है. तो एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर जो गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो बर्न जब होती है तो बहुत रैपिडली बर्न होती है, क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी है दे एक्सपैंड. ओके, व्हेनेवर दे आर रिलीज दे एक्सपैंड. तो उनका जो कंबशन प्रोसेस है बहुत रैपिडली होता है, बहुत फास्ट रेट से होता है. इसे इसलिए बोलते हैं रैपिड कंबशन में. ओके, तो रैपिड कंबशन इज द कंबशन अकर्स एट ए वेरी फास्ट स्पीड. फास्ट स्पीड. इसमें हम एग्जांपल देंगे. फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ ए गैसियस फ्यूल. Gas can be LPG or any other gas. CNG, okay, CNG का नाम आपने सुना होगा, compressed natural gas, जो हम व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं आजकल. तो इनका जो प्रोसेस होता है वो रैपिड कंबशन के अंडर आता है. The gases burn rapidly, okay, फास्ट रेट से बर्न करती है, इसलिए उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं. Now second is the spontaneous combustion. Spontaneous combustion क्या होता है? Spontaneous combustion का मतलब एकदम से, एट ए इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस, कोई चीज रखी है और एकदम से वो आग पकड़ लेती है, उसमें आग लग जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. ओके, फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको अगर आप एयर में ओपनली रखोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उनका रिएक्शन इतना वायलेंट होता है कि वो आग पकड़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस. The combustion in which a substance burns instantaneously. Okay, instantaneously मतलब at an instant, एकदम से बर्न हो जाएगा. Okay, उसको बोलते हैं spontaneous combustion. For example, if you keep white phosphorus kept in air, catches fire.
ओके। अब व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, अगर आप उसे एयर में छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और आग पकड़ लेता है, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है। सेम सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, दे आर आल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम catches fire in air. तो व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गए, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो एयर में रखते ही दे सडनली कैच फायर एंड दे केप्ट बर्निंग इनटू फ्लेम्स। ओके, बर्न करना शुरू कर देते हैं एकदम से, बिकॉज देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन इज वेरी वायलेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो एकदम से हो जाता है। तीसरा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब आपने सुना ही होगा, एक्सप्लोजन वर्ड बहुत बार सुना होगा। कोई बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, ओके, कोई सिलेंडर एक्सप्लोड कर गया, ओके, तो ये एक्सप्लोजन वर्ड का मतलब क्या है? इसमें क्या है, कंबशन जब होगा तो इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी विल बी रिलीज। एक बहुत थोड़े से कम टाइम में ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। आप फायर क्रैकर्स जलाते हो, पटाखे जलाते हैं दिवाली पे हम लोग, ठीक है, तो दिवाली पटाखे जलाते हैं, एक्सप्लोजन है। कोई बॉम्ब गिराया, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ, तो वो एक्सप्लोजन की कैटेगरी में। एक्सप्लोजन का मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होना। ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ कंबशन large amount of heat and light energy are released in short time. ओके, इसमें बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, तो ये तीन टाइप के हमारे कंबशन होते हैं। सबसे पहले रैपिड कंबशन का मतलब जिसमें बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत तेजी से कोई चीज बर्न होगी। ओके, प्रोसेस जो होगा तेजी से होगा, लेकिन जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो थोड़ा स्लो होगी। ओके, तो जैसे गैस वगैरह बर्न होती है, रैपिडली बर्न होती है, गैस एक्सपेंड करती है, इस वजह से। स्पॉन्टेनियस, एकदम से, अपने आप एकदम से रखे कोई चीज आग पकड़ ले। ओके, तो ये होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि कुछ एलिमेंट है, व्हाइट फॉस्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम है, दे कैचेस फायर इन एयर। ओके, रखे आग पकड़ लेते हैं। एक्सप्लोजन, जिसमें कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। ओके, तो ये तीन टाइप के हमारे कंबशन हो गए। अब कंबशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो हमारा बचा है, दैट इज फ्लेम। फ्लेम के ऊपर फ्लेम क्या होती है? पहली बात, आपने देखा होगा किसी भी चीज को जब बर्न करते हैं तो उसके अंदर लाइट एनर्जी की फॉर्म में जो आपको दिखता है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं फ्लेम। ओके, हर चीज जो बर्न होती है उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है इसको आप लोग। हर चीज जो भी बर्न होगी उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। सिर्फ वही चीजें फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, उन्हीं चीजों में फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं जिसमें कोई ना कोई गैसियस फ्यूल बर्न हो रहा है। नो सॉलिड फ्यूल, नो लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूसेस फ्लेम, ओनली गैसियस फ्यूल प्रोड्यूसेस फ्लेम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लेम जो है आपका, जो लाइट एनर्जी का फॉर्म आपको दिखाई देता है जब कोई बर्निंग कंबशन प्रोसेस हो रहा होता है, उसे फ्लेम बोलते हैं। ओके, तो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? व्हेनेवर ए गैसियस फ्यूल बर्न्स, देन ओनली फ्लेम इज प्रोड्यूस। अगर आप किसी सॉलिड फ्यूल को बर्न करोगे या किसी लिक्विड फ्यूल को बर्न करोगे,
मतलब सॉलिड सब्सटेंस को बर्न करोगे या लिक्विड सब्सटेंस को बर्न करोगे तो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, गैसेस फ्यूल में ही फ्लेम प्रोड्यूस होगी। अब गैसेस फ्यूल जो होते हैं वो कौन से हैं? गैसेस फ्यूल मतलब जो गैस की फॉर्म में है। जैसे आपने वुड बर्न किया तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो लकड़ी के अंदर इनिशियल स्टेजेस पे फ्लेम दिखाई देती है आपको। ओके, बेशक वो वुड सॉलिड है लेकिन उसके अंदर गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, जो जब तक गैसेस प्रोडक्ट बर्न होते रहेंगे तब तक फ्लेम दिखेगी। जब उसमें से गैसेस प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, जो गैस के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर खत्म हो जाएंगे, उसमें फ्लेम आना बंद हो जाएगी। लकड़ी जलती रहेगी लेकिन उसमें फ्लेम दिखाई नहीं देगी। सिमिलरली कोल एक सॉलिड फ्यूल है, उसमें भी ऐसे ही वो बर्न होता है विदाउट फ्लेम। ओके, बर्न होता है विदाउट फ्लेम। कोयला जो है, कोल कहते हैं उसे, विदाउट फ्लेम बर्न होता है। उसके अंदर भी थोड़ा बहुत गैसेस फ्यूल होता है तो फ्लेम के साथ थोड़ा बहुत बर्न होगा, वैसे विदाउट फ्लेम बर्न होगा। अब बात करो लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ओके, घर में हमारे जितने भी ये यूज करने वाले प्रोडक्ट है, केरोसिन जैसे कुछ यूज होता है घरों में, आपका पेट्रोल डीजल गाड़ियों में यूज होता है, तो इनको लिक्विड फ्यूल बोलते हैं। इन लिक्विड फ्यूल में ये एबिलिटी है कि जब ये हीट होंगे तो ये वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज का मतलब ये लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, एयर की फॉर्म में आ जाएंगे, गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब ये गैस की फॉर्म में आएंगे उसके बाद ये बर्न होना शुरू होते हैं। तो ये जो बर्न हो रहे हैं तो गैसेस फॉर्म में बर्न हो रहे हैं। इस वजह से जब पेट्रोल को बर्न करेंगे तो उसमें फ्लेम दिखाई देगी, डीजल को बर्न करोगे तो फ्लेम दिखाई देगी। बेशक वो लिक्विड है लेकिन जब आपने हीट किया वो वेपराइज हो गए, वो वेपर फॉर्म में बर्न हो रहे हैं। ठीक, तो जब वेपर फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में कोई सब्सटेंस आता है तभी उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अगर गैसेस फॉर्म में कोई फ्यूल नहीं है तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो गैसेस फ्यूल से ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सो इट इज ए structure or you can say produced whenever a gaseous fuel is burned. Okay, मैंने स्पेशली यही लिखा है जानबूझ के, एक गैसियस फ्यूल इज बर्न। ओके, तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको फ्लेम बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम का। फ्लेम का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो फ्लेम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैंडल फ्लेम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक कैंडल को बर्न किया हमने, जब कैंडल को बर्न करते हैं, ये वैक्स है, ये विक होती है, जो कैंडल के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, तो थ्रेड है, ये विक है। ओके, और जब आपने इसको बर्न किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसे फ्लेम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, दैट इज नोन एज द फ्लेम। अब इस फ्लेम में अगर हम देखें तो बेसिकली बर्न क्या हो रहा है? बर्न हो रही है ये वैक्स बर्न हो रही है, जिसकी वजह से ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। अब वैक्स एक सॉलिड है। अब सॉलिड फ्यूल कैसे प्रोड्यूस कर सकता है फ्लेम? मैंने अभी बताया सिर्फ गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, तो सॉलिड कैसे प्रोड्यूस करेगा? सॉलिड नहीं करता है। होता क्या है, जैसे ही आप इसको हीट बर्न करते हो, आपने इस विक को जलाया, ये वैक्स के वेपर बनने लगते हैं। ये वैक्स जो है मेल्ट होने लगती है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड से ये वेपराइज होती है। जब वैक्स के वेपर्स बर्न होते हैं ऊपर की तरफ जाके, तब ये फ्लेम का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ओके, ये फ्लेम का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब इसमें 3 जोन दिखाई देते हैं। मैं अभी इसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। तीनों जोन, जब आपको इसको बर्न करते हो तो 3 जोन दिखाई देंगे आपको। इसके अंदर 3 अलग अलग कलर के रीजन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको एक सबसे बाहर
एक ब्लूइश जोन दिखाई देगा। सबसे बाहर वाला जोन देखा है ब्लूइश, बिल्कुल ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। ओके, बहुत थिन लेयर होती है जो दिखाई देती है ब्लूइश जोन की। उसके बाद बीच वाला मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो आपको येलोइश या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। यहां तक का पोर्शन येलोइश और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये सारा पोर्शन येलोइश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, सारा रीजन हमें। उसके बाद अगर आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, ये अंदर तक सारा, बिल्कुल अंदर वाली लेयर को छोड़ देंगे बिल्कुल, बाकी सारा येलोइश ऑरेंज कलर का पोर्शन दिखाई देगा हमें। सारा ये सेकंड जोन होता है। सबसे पहले आउटर मोस्ट जोन, उसके बाद ये मिडल जोन, और ये सबसे इनर मोस्ट जोन। तीन जोन दिखाई देते हैं। सबसे बाहर वाला जोन, आउटर मोस्ट जोन, इसका जो कलर दिखाई देगा बिल्कुल बाहर वाली थिन लेयर, वो ब्लूइश कलर होगा, ब्लू कलर। मिडल जोन जो है ऑरेंज येलो कलर का होता है। ओके, उसके बाद इनर मोस्ट जोन, जो जहां पे विक है आपकी, जो आपकी कैंडल के ऊपर लगी होती है, थ्रेड विक बोलते हैं उसे, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब ये तो तीन जोन दिखाई देते हैं, ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अलग अलग कंबशन हो रहा है यहाँ पे। समझना इस चीज को, अलग अलग कंबशन का मतलब, जब वैक्स मेल्ट होना शुरू होती है, अब वैक्स मेल्ट होगी तो वैक्स के जो वेपर्स मेल्ट होके बर्न होंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे बाहर वाले जोन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। यहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है बाहर, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा मिलेगी जब बाहर वाले जोन को, तो वो कंप्लीटली बर्न होंगे। वैक्स के वेपर्स सबसे बाहर वाले जोन में सबसे ज्यादा कंप्लीट ऑक्सीजन लेके बर्न होंगे। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो सबसे बाहर वाला जोन जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, उसमें कोई भी अनबर्न पार्टिकल नहीं बचेगा। वैक्स के वेपर में पूरी तरह बर्न हो जाएंगे। तो कोई भी चीज जब पूरी तरह बर्न होती है तो उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आती है। कोई भी चीज जब कंप्लीटली बर्न होती है तो उसमें ब्लूइश फ्लेम आती है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप अपने गैस बर्नर को ऑन करके देखना। जब आपने गैस बर्नर को ऑन करोगे, जो आपका गैस बर्नर है आपके किचन में, आप ऑन करोगे, आपको ब्लूइश फ्लेम दिखाई देगी उसके अंदर। ब्लूइश और हल्की सी ऑरेंज फ्लेम दिखाई देती है कई बार। वो ब्लूइश फ्लेम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उन होल्स के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो नीचे से जब गैस आती है वो उस ऑक्सीजन की वजह से कंप्लीटली बर्न होती है। वो फ्यूल जब पूरी तरह से बर्न होगा उसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो पूरी तरह से जब फ्यूल बर्न होगा, पूरी ऑक्सीजन मिलेगी उसे, तब वो ब्लू फ्लेम देता है। अगर उसे ऑक्सीजन थोड़ी कम मिलेगी, जैसा कि बीच वाले केस में,
अब यहाँ पे जो वैक्स के वेपर हैं, यहाँ पे जो वैक्स के वेपर हैं, इनको ऑक्सीजन कम मिल रही है, यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन एंटर कर पाई है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ के जो वेपर्स हैं वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहे हैं, पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो फ्लेम का कलर आता है वो ऑरेंज येलो कलर आता है, ओके, ऑरेंज येलोइश कलर आता है कि ऑक्सीजन कम है। तुम देखो बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन है, ठीक, तो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपका ऑरेंज येलोइश कलर बनता है। तीसरा जोन, सबसे अंदर वाली विक जो है, जहां तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो बर्न ही नहीं हो पाते हैं। जो कोई चीज बर्न नहीं हो पाएगी उसमें ब्लैक कलर बनता है, वो ब्लैक कलर होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का। ये वाला जो जोन है ये है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का मतलब इस जोन के अंदर आपके वैक्स के वेपर जले ही नहीं है, इनकम्प्लीटली जले हैं ऑरेंज येलो में, कंप्लीटली जले हैं बाहर वाले लेयर में, जो ब्लूइश जोन बना ब्लू कलर का, यहां पे बर्न ही नहीं हुए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ऐसा एक और जगह देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों के साइलेंसर्स होते हैं, जहां से स्मोक निकलता है गाड़ियों का, कई बार जब गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, ये व्हीकल की सर्विसिंग वगैरह नहीं हो अच्छे से, तो उसमें जब ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। वो ब्लैक कलर का स्मोक क्यों निकलता है? क्योंकि जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हो, सीएनजी, जब वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा, ओके, उसे ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करेगा। अगर गाड़ी में से ब्लैक कलर का स्मोक आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी के इंजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उसको, वो फ्यूल आप जो डाल रहे हो उसके अंदर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, ओके। इस वजह से ब्लैक कलर के वेपर्स बनते हैं और ब्लैक कलर के अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बनते हैं। और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल आप ये कैंडल फ्लेम में भी देख सकते हो। अब इस एक्टिविटी को करने, इस एक्टिविटी से मैं आपको दिखाऊंगा एक फ्लेम की एक्टिविटी से कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को आप कैसे शो कर सकते हो। जस्ट फॉर ए सेकेंड। अब इस कैंडल फ्लेम को देखेंगे आप, इस कैंडल फ्लेम में आपको 3 जोन दिखेंगे। सबसे पहले अगर ध्यान से बाहर देखें तो आपको ब्लूइश कलर का एक जोन दिखाई देगा, नीचे से देखना शुरू करो इसको, बिल्कुल ब्लूइश जोन दिखाई देगा, बिल्कुल एक नीचे से दिख रहा है। ये ब्लूइश जोन जो है ये कंप्लीट कंबशन वाला जोन है, आउटर मोस्ट जोन है। ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर जो होगी ब्लूइश कलर की होती है, नीचे से दिख रहा है क्लियर, ऊपर भी जा रहा है, वो चारों तरफ होती है बाहर वाला जोन बिल्कुल क्लियर। बीच में देखो आप, बीच वाला जोन, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला सारा येलोइश ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये सेकंड जोन है, ओके, ये आपका सेकंड जोन है। उसके बाद जो ब्लैक कलर की विक है, उसके ऊपर वाला जोन देखो, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, जो विक है उसके ऊपर का जोन देखिए ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जोन जो है ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक कलर का इसलिए बिकॉज यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये बर्न नहीं हो पाए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल को दिखाने के लिए आप एक सिंपल सा टेस्ट करता हूं। एक स्पून ली मैंने और ये स्पून को मैं अंदर वाली जोन में लेके जाऊंगा जहां अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। अब देखना है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे वो सारे। अब आप देखिए स्पून जो है ब्लैक कलर की हो गई है। ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो इनर मोस्ट जोन में थे ये इस पर डिपॉजिट हो गए हैं। इनको आप क्लियर करके देख सकते हो, ब्लैक कलर का होता है। ओके, एक बार फिर करके देखते हैं। ये देखिए स्पून का बिल्कुल क्लियर साइड है। अब फिर से मैं इसको अंदर वाले जोन में लेके जाऊंगा तो इस पे भी कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे। ये देखिए, इसको बोलते हैं सूट, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और सूट। तो ये सूट डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा ही गाड़ियों में से निकलता है। गाड़ियों में से जो स्मोक, जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, वहां से अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो इस तरह के स्मोक पार्टिकल निकलेंगे। ओके, तो ये कैंडल के 3 जोन हैं और तीनों जोन जो हैं
तीनों जोन जो हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन दैट इज ब्लू इन कलर, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन एंड इनर मोस्ट जोन ऑफ नो कंबशन। तो इन जोन का जो नाम है आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, इनर मोस्ट जोन ऑफ नो कंबशन। ये तीन जोन हो गए। अब इन तीनों जोन में अगर आप टेम्परेचर वाइज देखो कि कौन सबसे ज्यादा हॉट है या कौन सबसे ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो जहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है बाहर वाला जोन वो सबसे ज्यादा हॉट जोन है, तो इट इज द हॉटेस्ट जोन। ये बाहर वाला जोन जो है ये हमारा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन है। इट इज द हॉटेस्ट जोन। उसके बाद बीच वाला जोन जहां पे पार्शियल कंबशन हुआ है ये मॉडरेटली हॉट है, ये मॉडरेटली हॉट है। और सबसे इनर मोस्ट जोन सबसे लीस्ट हॉट है, मतलब सबसे कम टेम्परेचर है उसका, क्योंकि तो आउटर मोस्ट जोन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन बिकॉज कंप्लीट कंबशन हो रहा है वहां पे, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट और इनर मोस्ट जोन जो है वो लीस्ट हॉट है। ओके, तो ये जो तीनों जोन है ये इस तरीके टेम्परेचर वाइज अलग अलग होते हैं। ओके, बिकॉज जैसा कंबशन होगा उसके अकॉर्डिंग जोन होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो सबसे आउटर मोस्ट जोन को क्यों यूज करते हैं। गोल्डस्मिथ जो होते हैं उन्हें मेल्ट करना होता है गोल्ड को, सिल्वर को, और गोल्ड और सिल्वर जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जो फ्लेम यूज करते हैं तो फ्लेम में सबसे बाहर वाला जोन जो है सबसे ज्यादा हॉट है, तो वो सिर्फ उसको यूज करेंगे। तो उनके पास एक ब्लो पाइप होता है जिससे ब्लो करते हैं और वो बाहर वाले जोन को ब्लो आउट करते हैं ताकि बाहर वाला जोन यूज हो और गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर पाए। ओके, तो इस वजह से हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन सबसे ज्यादा हॉट है और इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, गोल्डस्मिथ यूज करते हैं टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, सो इस वीडियो में हमने ये सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, उसके बाद हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है और उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक आइडियल फ्यूल में। आई होप ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आपको समझ में आया होगा। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फ्यूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल को अगर डिफाइन करें तो फ्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूल एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। कोई भी सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं फ्यूल। एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस large amount of
हीट एंड लाइट एनर्जी is called as fuel. ओके, तो जैसे एग्जांपल वुड एक फ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है. ओके, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल के तौर पे यूज हो सकते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी जो हम यूज करते हैं. ओके, किसी भी अलग अलग फॉर्म में. तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा वो सब फ्यूल है. ओके, हीट और लाइट दोनों का यूज होता है फ्यूल में. अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं आइडियल फ्यूल की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमेशा आइडियल फ्यूल की, दैट इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू. इस पे मैं अभी आऊंगा. पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज्यादा होनी चाहिए. अब मैं डिटेल में बताऊंगा कैलोरीफिक वैल्यू तब एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा, इट शुड इजीली अवेलेबल. इजीली अवेलेबल का मतलब आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आइडियल फ्यूल मतलब फ्यूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आइडियल फ्यूल की बात करूं तो आइडियल फ्यूल हो जो हर जगह आसानी से मिल जाए, अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो. तीसरी बात, इट शुड हैव लेस कॉस्ट. इट शुड बी लेस कॉस्टली. कम कॉस्टली होना चाहिए. कम कॉस्टली होगा तो हम आसानी से सब लोग उसे यूज कर पाएंगे. ओके, अगर ज्यादा कॉस्टली होगा तो कुछ लोग यूज कर पाएंगे. तो इस वजह से हमें आइडियल फ्यूल में इस कैरेक्टरिस्टिक को डालते हैं कि वो कॉस्टली भी कम होना चाहिए. इट्स कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसका कंबशन आसानी से कंट्रोल हो जाए, इस तरह का फ्यूल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार बर्न करने लग गया तो आप कंट्रोल ही नहीं करते, बर्न करता चला जाएगा वो. ओके, तो उससे बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो अगर कंबशन कर रहे हैं तो कंट्रोल भी कर पाए उसको हम. अनकंट्रोल्ड कंबशन नहीं होना चाहिए कि अगर फ्यूल बर्न कर रहा है तो वो रैपिडली इतनी बुरी तरह बर्न करे कि सब कुछ आसपास बर्न आउट कर जाए उसके चक्कर में. तो ये होगा. नेक्स्ट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, लेस कॉस्टली हो गया, इट्स कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली. इट शुड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑल्सो, रिलीज हार्मफुल गैसेस. उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो. अगर वो पॉइजनस गैसेस रिलीज कर रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस हैं, तो आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा वो. ओके, तो हार्मफुल गैसेस भी रिलीज ना करें. नेक्स्ट पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं इसके ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, इट शुड लीव नो रेसिड्यू. आफ्टर कंबशन. उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए. बर्न होने के बाद कुछ बचे नहीं, लेफ्ट ओवर ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल वुड आप जलाते हो तो वुड में एशेस वगैरह बहुत सारी बच जाती हैं, तो वुड इज नॉट ए आइडियल फ्यूल. वुड की जगह हम यूज कर रहे हैं आजकल एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं, वो आइडियल फ्यूल है. कैसे? वो जब बर्न होता है तो उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता. ओके, दूसरी बात, इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, सबके घरों में आसानी से मिल जाती है, कॉस्टली भी नहीं है ज्यादा. ओके, उसका कंबशन भी कंट्रोल किया जा सकता है, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज नहीं करती है. तो हम घरों में पहले वुड यूज करते थे, कोल यूज करते थे. ओके,
तो ये सारी चीजों को रिप्लेस करके हम एलपीजी यूज करते हैं आजकल, पीएनजी यूज करते हैं घरों में। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं बिकॉज दे आर दी आइडियल फ्यूल। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई सारी की सारी आइडियल फ्यूल की। अब इसके बाद बात करूंगा मैं कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हर फ्यूल के लिए, और जिसके बेसिस पे उसको ज्यादा या कम यूज किया जाता है। अगर किसी फ्यूल को हम ज्यादा कम यूज करते हैं तो उसमें मेजर फैक्टर कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिसाइड किया जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि अगर आप 1 kg ऑफ ए फ्यूल बर्न कर रहे हो तो उसमें से कितनी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, 1 kg अगर मैंने पेट्रोल लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया फॉर एग्जांपल, 1 kg मैंने वुड ली, ओके, मैंने दोनों को बर्न किया, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की उन्होंने? दोनों का मैंने बराबर मास लिया है, 1 kg लिया दोनों का वेट। पेट्रोल ने ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की या वुड ने? उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा मेरे लिए फायदेमंद है कि मैं कम यूज करूंगा उसे, और वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन किया जाता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड on burning of 1 kg of a fuel। ओके, कितनी हीट एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है जब आप 1 kg ऑफ ए फ्यूल बर्न कर रहे हो। फॉर्मूला हो गया कैलोरीफिक वैल्यू का, amount of heat energy released upon mass of fuel burnt। कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है और कितना फ्यूल बर्न हुआ है, उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये आता है किलो जूल में, और फ्यूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे नापते हैं किलो जूल में, किलो जूल यूनिट है, और मास ऑफ फ्यूल बर्न इसे बोलते हैं केजी में, इसे नापते हैं केजी में। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है किलो जूल पर केजी, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट किलो जूल, कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हो सकती है पर केजी। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक सिंपल सा इसमें न्यूमेरिकल में आपसे लेकर करके दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे निकाली जाती है कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अपॉन मास ऑफ फ्यूल बर्न। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल if 45,000 kilojoule of heat energy is released on burning of 5 kg of fuel। क्वेश्चन सीधा सा है, आपको कैलकुलेट करनी है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है वो बर्न होने पे, 45,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। कितना बर्न किया है फ्यूल आपने, 5 kg। तो जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
अपॉन मास ऑफ फ्यूल बर्न। तो हीट एनर्जी कितनी रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई हीट एनर्जी? 45,000 किलो जूल। और कितना फ्यूल बर्न हुआ? 5 kg। तो जस्ट कैलकुलेट इट, 45,000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है और 5 kg ऑफ फ्यूल बर्न हुआ है। आप काटोगे तो सीधा हो जाएगा इसका 5 9 जा 45, 9,000 किलो जूल पर केजी। ओके, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब इसमें बहुत सारे फ्यूल्स को कंपेयर करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को यूज करते हैं कि 1 kg ऑफ फ्यूल सबका लिया हमने, पेट्रोल लिया, डीजल लिया, केरोसिन लिया, सीएनजी लिया, एलपीजी लिया। ओके, कौन कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न करने में, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो ये बात आ गई कैलोरीफिक वैल्यू की। इस तरह कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस तरह आप बाकी फ्यूल्स, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छे टेबल बनी है जिसमें कंपेयर करके लिखा हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हो वुड की, चारकोल की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी सबकी लिखी हुई है। आप कंपेयर करके मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और किसकी कम है और क्यों वो बेटर फ्यूल हो जाता है। जस्ट लुक एट द टेबल एंड लेट मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और क्यों वो बेटर फ्यूल है। सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू के बेटर फ्यूल नहीं है वो, एक फ्यूल ऐसा है जो कॉमनली यूज कर रहे हैं आजकल, ओके, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज कर रहे हैं। वो बेटर फ्यूल क्यों है, सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से नहीं है, उसमें दूसरे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो उसको आप देखेंगे, मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये बात होगी कैलोरीफिक वैल्यू की। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फ्यूल। हम बर्न कर रहे हैं, सारी चीजें बर्न कर रहे हैं, फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं। ओके, कंबशन हमने पढ़ा, उसका हमने देखा फ्यूल क्या होता है, फ्यूल को बर्न किया, इतनी सारी चीजें हम बर्न करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर पे फर्क पड़ता है। ओके, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो इसी पे है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हमारे फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं जो आपके लंग्स और आपके रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर डिजीज होती है, उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। क्यों? जो भी फ्यूल बर्न किया जाता है उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, मैंने बताया आपको, दिखाया मैंने। तो सूट डिपॉजिट होता है, वो सूट सारा एयर में रिलीज होता है। वो सब जब इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर एयर आएगी, वो आप ब्रीथ करते हो लंग्स के अंदर एयर जाती है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती है। ओके, इस पोल्यूशन की वजह से आप देखते हो जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, पोल्यूशन से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कितनी आती है। क्यों? एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, ये पराली वगैरह जलाई जाती है आसपास के स्टेट्स में, हरियाणा में या पंजाब में, तो इन पराली के जलने की वजह से सूट, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल बहुत सारे उसके साथ, उस सब एटमॉस्फेयर में आने के बाद इतना ज्यादा पोल्यूशन लेवल कर देते कि बहुत ज्यादा कफिंग, स्नीजिंग, अस्थमा वाले पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो ये सब जो डिजीज होती है रेस्पिरेटरी पैसेज की डिजीज है, क्योंकि ब्रीदिंग से रिलेटेड है। जब फ्यूल बर्न करोगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, अनबर्न कार्बन पार्टिकल बनेंगे, तो ये सारी डिजीज हो सकती है इसमें, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक, लंग कैंसर तक हो जाता है।
ये सब रेस्पिरेटरी डिजीज इसी वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस. दे आर कॉज्ड ड्यू टू द हार्मफुल pollutants released in the air by the burning of fuels. दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये सबका ध्यान उसकी तरफ जा भी रहा है, चीजें आप देखते होंगे अपने एटमॉस्फेयर में बदलते हुए उसकी वजह से, वो है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये होती किस वजह से है. मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आप जितनी भी चीजें बर्न करते हो सब में एक कॉमन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, आप गाड़ियों में से देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, दूसरे फ्यूल बर्न हो रहे हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो होगा क्या? एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो होगा क्या? होगा ये कि जो सनलाइट है वो एंटर करती है अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. 99% ऑफ द हीट रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक. सन की जितनी हीट रेडिएशन पड़ती है 99% रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस. ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उसका काम ये है कि वो इन हीट रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, इन्हें ट्रैप कर लेती है वापस एटमॉस्फेयर में, रोक लेती है. तो जो भी हीट रेडिएशंस आएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में ही, एब्जॉर्ब कर लेगी उन्हें, बाहर नहीं जाने देगी. अब ये हीट रेडिएशन सन के जब एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका ये पूरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. ओके, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ये होती किस वजह से? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड से मेनली. दूसरी गैसेस भी है, मीथेन, वाटर वेपर्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड absorbs the heat radiations of the sun and results in the increase of Earth's temperature. This is called ग्लोबल वार्मिंग. ठीक, तो सीधा से समझ लेना ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी अगर, तो आपके हीट रेडिएशंस को ट्रैप करेगी. तो जितने ज्यादा हीट रेडिएशन ट्रैप होंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अब अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते ही आपके जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस कैप्स हैं, जहां पे आइस की फॉर्म में, वो सब मेल्ट होना शुरू कर देते हैं. टेम्परेचर बढ़ गया है तो आइस मेल्ट करेगी, सीधी बात है. वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करना शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं काफी हद तक. धीरे धीरे वो वाटर कहाँ आएगा? वो रिवर्स के अंदर, ओशियंस के अंदर आएगा सारा का सारा वाटर. ओशियंस के अंदर वाटर आएगा और उस वाटर की वजह से आपका सी का लेवल बढ़ जाएगा. सी का जो लेवल है उसमें वाटर ज्यादा हो जाएगा तो सी का लेवल बढ़ जाएगा. सी का लेवल बढ़ते ही फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे विद टाइम. ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी. तो धीरे धीरे नेचुरल कैलामिटीज बढ़ने लगेंगे, फ्लड्स ज्यादा आने लगेंगे. ओके,
तो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को हमें कम करना है, इसी को हमें कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारा अर्थ सरवाइव कर पाएगा। ये तो सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो गया, हार्मफुल इफेक्ट हो गया इसका। उसके बाद थर्ड आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन होती है जब हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज हो रही हैं, ठीक। और एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज होने की वजह से ये कंबाइन करती हैं वाटर के साथ। ये तीनों गैसेस वाटर के साथ कंबाइन करती हैं, तो ये बनाती हैं एसिड्स, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड्स बनाती है, ये सारे एसिड्स हैं। फॉर्मूले आप नहीं भी करना चाहो तो आप इतना लिख लो, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड्स। हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद वाटर के साथ कंबाइन किया उन्होंने, वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद उन्होंने एसिड बनाया। यही एसिड जब रेन के साथ अर्थ पे गिरता है, बारिश, मतलब जैसे समर सीजन है, गर्मियों का सीजन है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है उस टाइम, उसका जो फर्स्ट रेन आती है उसमें क्या होता है, ये हार्मफुल पॉल्यूटेड एयर में ये वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, एसिड बनाएंगे। जब वाटर के साथ कंबाइन करके नीचे आते हैं अर्थ पे तो ये एसिड गिरता है अर्थ के ऊपर, इसको बोलते हैं एसिड रेन। तो इनिशियल जो रेन होती है, इनिशियल जब आफ्टर समर सीजन जो रेन आती है वो हाईली एसिडिक होती है, ओके, वो डेंजरस होती है हर चीज के लिए, आपकी स्किन के लिए भी डेंजरस है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी डेंजरस है, और ये मॉन्यूमेंट्स हैं जो ताजमहल वगैरह, इनके लिए भी डेंजरस है, सबके लिए डेंजरस है। क्या करता है ये? इट कॉजेज डिट्यूरेशन ऑफ मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आपके जो बने हुए हैं बड़े बड़े अच्छे स्टोन्स के, कैल्शियम कार्बोनेट के, मार्बल के, ओके, जैसे ताजमहल का एक एग्जांपल लो, व्हाइट कलर का मार्बल है, उसका बना हुआ था, लेकिन वहां पे एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन तो हर जगह ही हो रही है, लेकिन उस मॉन्यूमेंट का जो कलर है वो एसिड की वजह से येलोइश हो गया व्हाइट से। तो ये येलोइश कलर हुआ बिकॉज एसिड गिरा और एसिड की वजह से वो कलर हो गया उसका येलोइश। तो ये एसिड रेन जो है ये इस तरीके से मॉन्यूमेंट्स को अफेक्ट करती है। ऑल्सो अफेक्ट्स द स्किन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी स्किन पे गिरती है तो हमारी स्किन अफेक्ट करती है। एंड प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ओके। इस तरीके से ये एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगेन ये भी अगेन इसी वजह से हुई है क्योंकि ये सारे पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में रिलीज होते हैं, ओके। तो ये तीन मेजर हार्मफुल इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी डिजीज, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इन तीन हार्मफुल इफेक्ट्स। सो हमने देखा इसके अंदर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल को बर्न करते हैं तो तीनों हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ये कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताना। ये चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब नेक्स्ट क्लास 8 का जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो उसका वेट कीजिए, जब तक कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल अगर अच्छा लगे या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।